संगम प्राइम देख रहे हैं आप और आपके साथ हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। आज हम सियासत के उस मसले को समझने की कोशिश करेंगे जिसे अलग अलग नामों के जरिए साधने की कोशिश हो रही है। ये समझाएंगे और समझेंगे भी कि आखिर लव जिहाद को लेकर बीजेपी इतनी रैश, इतनी तल्ख क्यों है और क्या बाईपोल्स में बीजेपी ने विकास का एजेंडा पीछे रख दिया है। इसके साथ बात होगी स्थानीय सरकार की, समझेंगे कि आखिर क्यों बिना अधिकार हो गई है स्थानीय सरकार, आखिर क्यों उत्तर प्रदेश के महापौर जो कि शहर के सरताज होते हैं खुद को सिर्फ रबर स्टैंप मानने लगे, आखिर क्या इसके पीछे नौकरशाही का खेल। इसके साथ इस 1 घंटे के बुलेटिन में खबर आपके काम से जुड़ी होगी, लेकिन शुरुआत इस वक्त की कुछ नॉन स्टॉप खबरों के साथ। पाकिस्तान से बातचीत पर जी मीडिया के सवाल पर बोली सुषमा स्वराज, हालात देख कर लेंगे। नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ की मुलाकात पर फैसला। मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव ने प्रधानमंत्री की विदेश नीति पर उठाए सवाल का झूठ बोलने में माहिर है बीजेपी, मोदी चुनावी वायदों को पूरा करने की भी दी नसीहत। कोल ब्लॉक आवंटन पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया एफिडेविट, हलफनामे में 46 कोल ब्लॉक्स का ब्यौरा, 40 में काम जारी, 6 में जल्द होगी शुरुआत। उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक सामने आ रहे लव जिहाद के मामले। अम्बेडकर नगर में 21 साल की युवती का जबरन धर्म परिवर्तन निकाह, तो बरेली में सामने आया अपहरण के बाद धर्म बदलने का मामला। लव जिहाद बम से भी ज्यादा खतरनाक, बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा का बयान। समाजवादी पार्टी के साथ बीजेपी की मिलीभगत पर कहा ऐसे किसी समझौते पर सोचना पाप। हमारे खास कार्यक्रम सियासत की बात पे बेबाक बोले दिनेश शर्मा। जालौन में शहीद तेजपाल के परिजनों से मुलाकात की मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी, एक शख्स को नौकरी का भी ऐलान किया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर नक्सली हमले में शहीद हुए थे तेजपाल। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा नक्सलवाद है बड़ी समस्या, इस पर मिलना केंद्र और राज्य को मिलकर करना है काम। ललितपुर में गायब नवजात व्यापारी दंपति के पास बरामद, डीएनए जांच में खुलासा। 6 महीने पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से गायब हुआ था बच्चा, मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं। यूपी उपचुनाव में जीत के लिए उम्मीदवार अपना रहे हैं तरह तरह के सियासी दावपेच। बहराइच के मिहीपुरवा में साड़ियां और पैंट शर्ट बरामद, बीजेपी मंडल अध्यक्ष के स्कूल में रखे थे कपड़े। उत्तर प्रदेश में कम बारिश वाले जिले होंगे सूखाग्रस्त घोषित, मुख्य सचिव आलोक रंजन का बयान। सूखाग्रस्त जिलों में मार्च 2015 तक नहीं होगी राजस्व वसूली। दिल्ली में सरकार बनाने के लिए बीजेपी खरीद रही है आपके एमएलए, वीडियो दिखाकर आपने लगाया आरोप। राजनाथ पर बोले सरकार पर लेफ्टिनेंट गवर्नर लेंगे फैसला। देश भर में विसर्जन हो रहा है गणपति बप्पा का, मुंबई में आतंकी हमले के मद्देनजर है अलर्ट। 50,000 जवानों के कंधों पर है सुरक्षा की जिम्मेदारी। तो संगम प्राइम में हम अपने मुख्य एजेंडे पर जाने से पहले आपको एक चौंका देने वाली खबर बताएंगे। मामला मुजफ्फरनगर का है, जहां अपने ससुर की दरिंदगी का शिकार होने वाली महिला से जुड़ा ये मामला है। इस मामले में दारुल उलूम वक्फ देवबंद के मुफ्ती का कहना है कि महिला अपने पति के लिए हराम है, ऐसे में उसके पति को चाहिए कि महिला की बेहतरी के लिए उसे तलाक दे दे, इससे वो शख्स उससे निकाह कर ले जिसका बच्चा उसकी कोख में पल रहा है। शरीयत के मुताबिक ऐसी पत्नी से पति किसी भी तरीके का वास्ता नहीं रख पाएगा। वो बदकारी तो अपनी जगह पर है ही, उसका असर ये होगा शरीयत की रूह से और इस्लाम की रूह से कि वो दुल्हन अपने शौहर के लिए हमेशा के लिए हराम हो गई। अब वो अपने शौहर के लिए किसी हाल में हलाल नहीं होगी। उसके शौहर को चाहिए कि अगर वो उसकी जिंदगी अच्छी चाहता है तो उसको छोड़ दे और उसको तलाक दे दे, ताकि वो निकाह से बाहर हो जाए और फिर अपना दूसरी जगह ठिकाना तलाश कर ले। उसको चाहिए वो अल्लाह से तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे और आइंदा इस किस्म का मामला न करने का अहद करे। और इस पर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब हमारे साथ हैं। मौलाना साहब आपका स्वागत है। मुजफ्फरनगर का ये वाकया है जहां पर
ससुर की दरिंदगी का ये महिला शिकार हुई है, लेकिन जो देवबंद का ये जो फैसला सामने निकल कर आया उसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? किस तरीके से इस्लाम क्या कहता है, दोनों पक्ष के साथ न्याय किस तरीके से हो? देखिए, जो रेप का जिना का मामला होता है सबसे ज्यादा बड़ा और सबसे घिनौना जुर्म है और इस्लामी शरीयत में इसके लिए बहुत सख्त सजा है कि जिस शख्स ने ऐसी बदकारी की है, जिना किया है, उस शख्स को पब्लिक में खड़ा करके संस्कार करना है, उसको मौत देनी है, जिससे कि उसको भी सख्त सजा मिले और जो लोग उसको देखें उससे इबरत हासिल करें और ऐसी घिनौनी हरकत करने की आइंदा कोशिश न करें। और क्योंकि यहाँ पे जाहिर सी बात है इस्लामी हुकूमत नहीं है, सेकुलर हुकूमत है, तो क्योंकि ये क्राइम हुआ है तो इसका मामला जो है वो एक पुलिस केस बनना चाहिए और अदालत में इस मसले को ले करके मुल्क के कानून के तहत उस शख्स को सजा दी जानी चाहिए। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए आपको बताते हैं कि दरअसल ये पूरा मामला है क्या। पीड़ित महिला की शादी 2013 में सलमान नाम के युवक के साथ हुई। पति सलमान नौकरी करने दुबई चला गया। पति के दुबई जाने के बाद ससुर की नीयत बदल गई। ससुर पर पीड़ित महिला से रेप का आरोप है। ससुर पर पीड़ित महिला का एमएमएस बनाने का भी आरोप है। ससुर पर महिला को डरा धमका कर रेप का आरोप है। पीड़ित महिला 7 महीने की गर्भवती है और महिला अनचाहे गर्भ से छुटकारा पाना चाहती है। गर्भपात के लिए महिला जिलाधिकारी का दरवाजा खटखटा चुकी है। महिला के रिश्तेदारों को मिल रही धमकियां ये हैं कि केस वापस लिया जाए। पीड़ित महिला के परिजनों को दबाव बनाया जा रहा है। दबाव काम नहीं आया तो प्रलोभन दिया जा रहा है। डॉक्टरों के अनुसार 7वें महीने में गर्भपात की अनुमति नहीं है। आरोपी ससुर ने अपनी बहू पर साजिश रचने का वहीं आरोप लगा दिया है। ससुर के मुताबिक संपत्ति से बेदखल करने के चलते ये गंभीर आरोप उस पर मढ़े गए हैं। ससुर के मुताबिक ये साजिश है, लेकिन जो महिला है वो न्याय की गुहार लगा रही है। ये पूरा एक काफी संवेदनशील मामला है मुजफ्फरनगर का। मुफ्ती इमरान खादमी साहब हमारे साथ हैं। मुफ्ती साहब, आपसे जानना चाहेंगे इस तरीके के केसेस में इस्लाम क्या कहता है, क्या कानून है? क्योंकि जो महिला है वो अनचाहे गर्भ से छुटकारा पाना चाहती है। ससुर साजिश का आरोप लगा रहा है, अपराध उसने किया ही है और पति इस पर कुछ बोल नहीं रहा है। अच्छा, देखिए, अगर ऐसा हो जाता है तो इस्लाम का शरीय कानून और सियासत का कानून ये है कि वो अपने खुसर पर हराम हो जाती है तो उसके अपने शौहर के लिए हराम हो जाएगी। अगर खुसर ने उसके साथ बदकारी कर ली है और वो साबित हो जाती है तो अपने शौहर के लिए हराम हो जाएगी, हमेशा के लिए निकाह में बाकी रहेगी, वैसे हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। बस अगर वो उसको छोड़ना चाहे तो छोड़ दे और फिर तलाक दे दे, वो इज्जत गुजार। मुफ्ती साहब, ऐसे ही किसी को नहीं छोड़ सकते हैं ना। निकाह हुआ है, ससुर पर भी गंभीर आरोप लगे हैं, ससुर साजिश का आरोप लगा रहा है, इतने गंभीर आरोप लगे हैं। ऐसे में क्या यही है कि वो हराम हो गई? ठीक है, आपने इस्लाम क्या कहता है उसके बारे में बताया, लेकिन ससुर पर क्या होना चाहिए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए, किस तरीके की सजा देनी चाहिए? कुछ नहीं होता, इस्लामी कानून यही है। अच्छा जी, अगर ससुर जबरदस्ती बहू के साथ बलात्कार कर दे, ससुर का बेटा, कानून यही है। ठीक है, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। सियासत में कोई भी एक फॉर्मूला हमेशा काम नहीं आता है, सफलता के लिए फॉर्मूला बदलना पड़ता है। मसलन अगर हम 2007 में मायावती की बात करें, इन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाया, इसे हिट कराया। अब 2012 के चुनाव में की बात करें, विधानसभा चुनाव जो यूपी में हुए थे, ये फॉर्मूला कहीं न कहीं पलट गया, पिट गया। 2012 में समाजवादी पार्टी ने जातिगत समीकरण और युवा ऊर्जा के सहारे मैदान जीता। 2014 में उसका ये फॉर्मूला काम नहीं आया। अब बारी बीजेपी की है। 2014 का लोकसभा चुनाव विकास के मॉडल पर जीता। अब 2017 के लिए उसकी रणनीति आप देख रहे हैं किस तरीके से बदलती आ रही है। अब इशारा ये है कि उत्तर प्रदेश में जो बाईपोल्स होने जा रहे हैं, 11 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, इसमें बीजेपी ने एक बार फिर हिंदुत्व के मुद्दे का दांव खेला है। एक बार फिर विकास के मुद्दे कहीं दूर दराज है, इश्यूज है नहीं। केंद्र में
अगर बात करें तो बीजेपी की सरकार है, जिनसे महज 7-8 महीने पहले तक बीजेपी नेता कन्नी काटते नजर आए थे, उन मुद्दों पर अब बात ही नहीं हो रही है। लोकसभा चुनाव की सफलता विधानसभा चुनाव में दोहराने के लिए बीजेपी बेताब है। उत्तर प्रदेश में हो रही 11 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के जरिए 2017 के लिए माहौल बनाने में जुट गई है। लेकिन हैरान कर देने वाली हकीकत यह है कि बीजेपी के एजेंडे में इस दफे विकास का मुद्दा गायब सा नजर आ रहा है। गौड़ है विकास के मुद्दे, एक रिपोर्ट इस पर। यूपी में चुनावी मुद्दा क्या है, विकास या सांप्रदायिकता? ये सवाल एक बार फिर सुर्खियों में है। विकास के मोदी मंत्र का जाप करते करते यूपी में सभी दलों का सुपड़ा साफ कर देने वाली बीजेपी एक बार फिर यू टर्न मारती नजर आ रही है। अब एक बार फिर बीजेपी के एजेंडे में विकास नहीं बल्कि सांप्रदायिकता का मुद्दा हावी नजर आ रहा है। ये बात बीजेपी के स्टार कैंपेनर्स के भाषणों से भी जाहिर हो रही है। आपको बताता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर 2.5 वर्ष में 450 से अधिक दंगे हुए हैं और 450 अधिक दंगे, ये 450 से अधिक दंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुए हैं, मध्य उत्तर प्रदेश में हुए हैं, प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में हुए हैं, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ है। यानी हिंदुत्व का हार्डकोर एजेंडा एक बार फिर बीजेपी का मुख्य चुनावी हथियार बन रहा है। हाल ही में मथुरा में हुई प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के जरिए बीजेपी ने लव जिहाद का मुद्दा जिस तरह उठाया और फिर वापस दबा दिया, उसने भी ये साफ कर दिया कि बीजेपी की रणनीति दरअसल है क्या। हालांकि बीजेपी ने लव जिहाद के मुद्दे से सामाजिक तौर पर पैर वापस तो खींच लिए, लेकिन बीजेपी नेता अभी भी इसे सामाजिक मुद्दा बताने से नहीं चूक रहे। शायद यही वजह है कि मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान चर्चित हुए बीजेपी विधायक संगीत सोम ने महापंचायत का ऐलान कर दिया है, ये जानते हुए कि प्रशासन से इसकी अनुमति मिलने से रही। बीते दिनों में भी मुरादाबाद के कांड को लेकर गरमाए माहौल में बीजेपी की सियासत ने बीजेपी का भावी एजेंडा साफ कर दिया है। अब सवाल ये कि क्या बीजेपी वापस उसी एजेंडे पर लौट रही है जिससे वो बीते लोकसभा चुनाव में कन्नी काटती नजर आ रही थी? आइए जरा नजर डालते हैं कि चुनाव होने कहां पर है। सहारनपुर नगर, बिजनौर, ठाकुरद्वारा, नोएडा, निघासन, लखनऊ पूर्वी, हमीरपुर, चरखारी, सिराथू, बलहा और रोहनिया सीट पर उपचुनाव होने हैं। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक लोकसभा चुनाव के बाद से यूपी में सैकड़ों छोटी बड़ी सांप्रदायिक झड़पें हो चुकी हैं। इनमें 60% उन इलाकों में हुई हैं जहां उपचुनाव होने हैं। यानी कुल 11 में से 4 विधानसभा सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं। ऊपर से कट्टर हिंदुत्व छवि के नेता माने जाने वाले योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक बनाकर भी बीजेपी ने एक तरह से अपना एजेंडा साफ कर दिया है। अब सवाल ये कि क्या ध्रुवीकरण के सहारे चुनावी फसल काटने की फिराक में है बीजेपी, या फिर ये महज संयोग है कि कानून व्यवस्था की लाचारी बीजेपी को ध्रुवीकरण का मौका दे रही है? यकीनन ये सवाल अहम है जिनका जवाब सियासत की दिशा तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बदली सी है बीजेपी, नहीं आपको नहीं लग रहा है ऐसा? ठीक है, आपको वैसे बता देते हैं कि जिन 11 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव है वहां पर बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी अपना दल का कब्जा था। लिहाजा बीजेपी के लिए इन सभी सीटों पर जीत दर्ज करना इसलिए भी मैंडेटरी है, इसलिए भी जरूरी है ताकि लोकसभा चुनाव की कामयाबी एक तुक्का सा ना लगे। वोटों का गणित इन सीटों पर बीजेपी की मुश्किलें लेकिन बढ़ा देने वाला है। सहारनपुर नगर, बिजनौर, निघासन, ठाकुरद्वारा, बलहा, ये एक ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी उम्मीदवारों को 2012 में काफी कम वोटों के अंतर से जीत मिली थी। इन 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी का अंतर काफी कम था। सहारनपुर नगर की सीट पर बीजेपी को सिर्फ 3700 वोटों की बढ़त मिल पाई थी। बिजनौर में बीजेपी को बढ़त 9000 से कम वोटों की थी। निघासन की ओर अगर रुख करें तो आंकड़े ये हैं कि सिर्फ 2500 था बढ़त। बलहा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार को करीब 3500 वोटों की बढ़त थी। यानी कि लोकसभा चुनाव के बाद हालात जरा से भी बदले तो इन सीटों का जो कैलकुलेशन है, जो गणित है, वो गड़बड़ा सकता है और बीजेपी की दिक्कत ये पैदा कर सकता है। और इस पर बात करने के लिए लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के संयोजक सतीश द्विवेदी और इसके साथ साथ हमारे साथ है कांग्रेस नेता सत्यदेव त्रिपाठी साहब। आप दोनों सम्मानित मेहमानों का हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले सतीश, आप क्या तैयारी है आपकी? आपको नहीं लग रहा, आपने डेवलपमेंट मॉडल पर बात की, जगह जगह गए, आपने सेंटिमेंट वोट बटोरे, रीजनल इश्यूज पर आपने बात की, ट्रॉपिकल था पूरा ये इशू जिसके कारण आप लोकसभा सीट जीत पाए, लेकिन अब आपको नहीं लग रहा जो बयानात सामने निकल कर आ रहे, बीजेपी थोड़ी सी बदल गई, इशू डाइवर्ट हुआ है?
सतीश जी। हेलो जी। हाँ, नहीं, बीजेपी ना तो बीजेपी बदली है और ना ही बीजेपी के मुद्दे बदले हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब हम विकास की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर लौटाने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की जनता के सामने जो समस्याएं आ रही हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर हो, चाहे बिजली को लेकर हो, चाहे सड़क को लेकर हो, उसको उन समस्याओं को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब लव जिहाद का मुद्दा कोई हमने घटनाएं नहीं की हैं, ये घटनाएं हुई हैं और उन घटनाओं से अगर प्रदेश और विशेषकर सतीश द्विवेदी जी, आपको 11 विधानसभा सीटें जीतनी है ना? हमारे प्रदेश सतीश द्विवेदी जी, आपको 11 की 11 विधानसभा सीटें जीतनी है, हाँ या ना? ये बिल्कुल 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 जीतनी है। तो क्या 11 विधानसभा सीटों पर लव जिहाद का ही मुद्दा आपको दिखता है? बिल्कुल बिल्कुल जीतनी है। नहीं, हमारे बिजली हमारा मुद्दा है, सड़क हमारा मुद्दा है, कानून व्यवस्था हमारा मुद्दा है। लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं भी आ रही है, ये भी आतंकवाद का एक स्वरूप है। तो हम कई बार ये कहते हैं, पूरा देश का राजनीतिक मंच ये कहता है कि आतंकवाद का अगर समाधान नहीं होगा तो देश विकास के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ेगा। और अगर आतंकवाद का एक नया एडिशन के रूप में उभर कर आया है लव जिहाद, तो निश्चित रूप से जब चुनाव हो या ना हो, प्रदेश के मुद्दों पर चर्चा होगी, तो ऐसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी। ये मुद्दा हमने नहीं पैदा किया है। अच्छा, लेकिन आप इसको इनकाश तो कर रहे हैं। कांग्रेस नेता सत्यदेव त्रिपाठी साहब हमारे साथ है। सत्यदेव त्रिपाठी जी, 2017 का कह सकते हैं आईना दिखाएगा ये बाईपोल्स। मुख्य मुकाबला जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में है, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या आपको लग रहा है? लोकसभा चुनाव में जीत से गदगद बीजेपी, अभी ऑपोजिशन में आप भी हैं उत्तर प्रदेश में, आपको नहीं लग रहा है कि इश्यूज डाइवर्ट हुए हैं और इसका राजनीतिक खामियाजा किस पार्टी को सबसे ज्यादा भुगतना पड़ रहा है? निहारिका जी, अभी आपने जो रिपोर्ट दिखाई उसमें साफ स्पष्ट कर दिया कि बीजेपी किस तरह से रंग बदल रही है। ये लव जिहाद की बात करते हैं, हम इनके नेताओं का नाम नहीं लेना चाहते हैं। सारे बड़े नेताओं में एक लंबी कतार है जिन्होंने हिंदू लड़कियों से शादी की है। तो ये अच्छा नहीं होगा कि मैं उनका एक एक का कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखूं। ये लव जिहाद कोई वो नहीं है। कहीं न कहीं नर नारी के रिश्ते और प्रेम पर इन लोगों को इस तरह की सवाल नहीं उठाना चाहिए। ये घटिया स्तर है। लेकिन इनका असली चरित्र, चेहरा केवल सांप्रदायिक है। ये सांप्रदायिकता के बिना जी नहीं सकते। इनका सारा का सारा चुनाव प्रचार हो, इनकी सारे के सारी इनका एक ही मैनिफेस्टो है, हिंदुत्व। और एक तरफ से आप देख लीजिए, 100 दिन में ये महंगाई रोकने की बात कर रहे थे, कम भी नहीं कर पाए। महंगाई न रुकी और न महंगाई घटी, बल्कि जहां थी वहां से बढ़ गई। इन्होंने कहा कि 100 दिन में हम सारा काला धन वापस ले आएंगे, 85 लाख करोड़ रुपया वापस ले आएंगे। सत्यदेव जी, लेकिन इस तरीके के मुद्दे उत्तर प्रदेश की 11 सीटों को किस तरीके से प्रभावित करेंगे? मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो 11 सीटें हैं वहां के ट्रॉपिकल इश्यूज दूसरे हैं। मैं आपसे कहता हूं कि उन सीटों को उन सीटों को बचाने के लिए इनके पास सांप्रदायिक नारे के अलावा, हिंदुत्व के नारे के अलावा कोई चीज नहीं बची है। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये किसी भी स्तर पर कहीं न कहीं उस हिंदुत्व का जहर घोलकर उन सीटों को वापस करना चाहते हैं, जो इनके लिए सत्यदेव जी, पहले की यूपीए 2 और 1 जब सरकार रही, जब यूपीए 1 और 2 रही, तो कांग्रेस यही कहती आई कि हमने कुछ डिसीजन और कुछ पार्टी से हमने इंडायरेक्ट समर्थन इसलिए लिया सांप्रदायिकता को रोकने के लिए। आप पूरी तरीके से निशाना साधते थे बीजेपी पर। मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर आपको लग रहा है कि बीजेपी की इश्यूज कम्युनल हैं, विकास तक वो सीमित नहीं है, वो सिर्फ कम्युनल इश्यूज पर अगर चुनावी मैदान में है, तो क्यों आप ये बाइपोल की रेस से दूर हैं? कांग्रेस ने क्यों हाथ खींच लिया? 2017 तो आपको भी लड़ना है ना, एक प्री टेस्ट कर लेते। नहीं, हम तो 11 लड़ रहे हैं, हम तो 11 लड़ ही रहे हैं। अच्छा। और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि सहारनपुर की सीट आज की तारीख तक हम जीत रहे हैं। अच्छा, हम 11 सीटों पर लड़ रहे हैं, हम किसी के साथ नहीं अपना हाथ मिला रहे हैं। हम सांप्रदायिकता से लड़ रहे हैं और सांप्रदायिकता कभी न कभी हारेगी, हम ये मान के चलते हैं। अच्छा, राहुल गांधी आएंगे क्या कि उन्होंने मना कर दिया है 11 सीटों के लिए?
प्रचार करने? नहीं, राहुल गांधी या सोनिया गांधी आएंगी कि नहीं आएंगी ये महत्वपूर्ण नहीं है। अच्छा। हमारे जो स्टार प्रचारक जिनकी भी जरूरत समझेंगे, हाँ। जैसे कल मधुसूदन मिस्त्री जा रहे हैं, सलमान खुर्शीद जा रहे हैं, हाँ। दूसरे नेता जा रहे हैं, जो जहां जिसकी भी यहाँ डॉक्टर संजय सिंह खुद ही मोर्चा संभाले हुए लखनऊ में, जिसकी जहां जरूरत होगी वो जाएगा। जिसकी जहां जरूरत होगी कोई जाएगा, लेकिन अभी कुछ हार्ड एंड फास्ट आउट नहीं आया। लेकिन अब बीजेपी उम्मीदें बहुत थी 71 जीतने के बाद, लेकिन इशू थोड़ा डाइवर्ट क्यों आया? या फिर एक ऐसा कहला है कि इस इशू विकास के मुद्दों पर हम लोकसभा जीते तो विधानसभा में दूसरा मेथड ट्राई करते? दरअसल बीजेपी ने अपने बदले हुए एजेंडे का खुला संकेत उस वक्त दिया था जब मथुरा में बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी। इस बैठक के पहले दिन बीजेपी के सभी नेता जोर शोर से लव जिहाद के मुद्दे को उठाते रहे और इसे राजनीतिक प्रस्ताव में शामिल करने की बात की। महज 24 घंटे के भीतर मुद्दा डाइवर्ट हो गया। बीजेपी नेताओं ने अगले दिन इसे राजनीतिक नहीं सामाजिक मुद्दा करार दिया। इसे राजनीतिक एजेंडे में शामिल नहीं किया गया। माना गया कि ऐसा दिल्ली हाईकमान की नाराजगी के बाद हुआ है। वो तो गए भी नहीं थे मथुरा, लेकिन इससे महज कुछ ही दिन बाद जब बीजेपी ने उपचुनाव के लिए अपनी स्टार कैंपेनर की लिस्ट जारी की तो ये साफ हो गया कि दरअसल लव जिहाद का मसला वाकई बीजेपी के लिए एक सामाजिक मुद्दा ही था, क्योंकि इसे लेकर बीजेपी सीधी राजनीति से फर्क जो राजनीतिक स्थिति थी उससे सिर्फ इसलिए बचना चाहती थी ताकि उस पर सवाल न उठे। लिहाजा इस मुद्दे पर सामाजिक जागृति का मुलम्मा चढ़ाने के लिए संघ के अनुशंसित संगठन आ गया। बीजेपी ने सीधे तौर पर इससे कन्नी काट ली। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से सत्यदेव त्रिपाठी साहब हैं और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ द्विवेदी साहब हैं। द्विवेदी साहब, हमेशा कुछ भी उत्तर प्रदेश में बुरा होता है या देश में बुरा होता है, अभी देखिए एक आरोप नंबर 1 जो आप झेल रहे हैं वो कांग्रेस की तरफ से ही है, वो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी। आज मैनपुरी में मुलायम ने जो बोला वो आप सुन रहे होंगे कि मोदी ने विदेश नीति पर उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि अपने किए वायदे को पूरा करेंगे तो मैं आप हाथ जोड़कर धन्यवाद करूंगा। कांग्रेस सोनिया गांधी ने भी बोला कि जब से आपकी गवर्नमेंट आई है सांप्रदायिकता बढ़ी है। रही सही कसर उत्तर प्रदेश के बाईपोल्स जो 12 सीटों पर होने, जिसमें 11 विधानसभा सीटें। क्या आपको फर्क पड़ रहा है इन सब चीजों से? क्या आप जीतना चाहते हैं वाकई? देखिए निहारिका जी, सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि आज हमको सांप्रदायिक वो लोग कह रहे हैं जो हर चुनाव के पहले मुस्लिम आरक्षण का राग छेड़ते हैं। ठीक है। हमको सांप्रदायिक वो लोग कह रहे हैं जो अभी इसी आम चुनाव में 44 सीटों पर सिमट गए हैं। ठीक है। अगर हम सांप्रदायिक होते तो 30 साल बाद इतना प्रचंड बहुमत देश की जनता ने हमको नहीं दिया होता। अगर हम सांप्रदायिक हैं तो इसका मतलब देश की 31% जनता जिसने विश्वास जताया हमारे ऊपर वो सांप्रदायिक है। हम ये घटनाएं हुई हैं समाज में, रांची के तारा शाहदेव प्रकरण से लेकर के और सहारनपुर कांठ और जितने सारी घटनाएं सामने आ रही हैं। हम तो पिछले लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक हम लगातार बात कर रहे हैं प्रदेश की बदहाल सड़कों की, हम बात कर रहे हैं प्रदेश की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था की, हम बात कर रहे हैं प्रदेश में बिजली के संकट की, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन की। लेकिन इसी दौरान जब ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसमें महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, दिल्ली में कोई घटना घटेगी तो अखिलेश यादव नहीं तो बात एकदम सही है। आप बात तो सही कर रहे हैं कि आपने शुरुआत अपनी करी मुद्दों पर, बहुत सही बात है। विधानसभा का घेराव किया, राज्यपाल से भी आपने लिया, आप कोई बात नहीं, आप झूठ नहीं बोल रहे। हम मुद्दों पर मैं कह तो रही हूँ आप झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन एक रांची से जुड़ी हुई जो आग जो दिल्ली से फैली उत्तर प्रदेश में, आपने उसको सेंटर स्टेज पर आप ले आए ना। बाकी मुद्दे गौण हो गए। भाई जनता को लव जिहाद से नहीं मतलब है, उसके घर में बिजली चाहिए, उसको पानी चाहिए। नरेंद्र मोदी बहुत दावा वायदे करके आए हैं, आपको ये प्रूव करना है कि लोकसभा का रिजल्ट तुक्का नहीं था, वो ऐसे ही में नहीं हो। हम सेंटर स्टेज पे नहीं ला रहे हैं निहारिका जी, हम इन मुद्दों को सेंटर स्टेज पर नहीं ला रहे हैं। हम आज भी प्रदेश की समस्याओं पर ही चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मीडिया के लोग या जनसभाओं के माध्यम से चुनाव हो या ना हो, जब ये मुद्दे सामने आएंगे तो उन पर एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के नाते हमको अपनी राय तो रखनी पड़ेगी कि हम इसको सही मानते हैं कि गलत मानते हैं और इसका समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं। और अभी माननीय त्रिपाठी जी चर्चा कर रहे थे, जब तक ये दो निजी लोगों का मामला है, जब तक ये प्रेम संबंधों का मामला है, जब तक ये विवाह का मामला है, तब तक ये किसी हस्तक्षेप का कारण नहीं बनता है। लेकिन जब
फरेब करके धोखा करके शादी की जाती है और उसके बाद धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जाता है और इसके लिए महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, तो एक जिम्मेदार राजनीतिक दल इस पर चुप कैसे बैठ सकता है? इस पर फिर हमको बोलना पड़ेगा। और हम लेकिन सतीश जी, मुझे लग रहा है आप सबसे लंबी चौड़ी जो रिसर्च इस डिबेट के लिए सिर्फ लव जिहाद के लिए कर लाया। अगर मैं आपसे बिजली, सड़क, पानी, आंकड़े और अभी तक आपने क्या किया और क्या हुआ, अगर उसके बारे में पूछो तो शायद आप उसके बारे में नहीं बोले। सवाल मेरा वही था। निहारिका जी, अगर आप समय दें तो मैं 100 दिनों की उपलब्धियां, 100 दिनों की लंबी फहरिस्त मेरे सामने, अगर आप अभी आप देख रहे हैं हमारा बिजली मंत्री, मैं यूपी की बात कर रही हूँ सतीश जी। ठीक है, केंद्र स्तर पर नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, वो इंटरनेशनल बाउंड्रीज को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, मान रहे हैं सतीश जी, लेकिन बस हाँ या ना में जवाब दीजिए। जो आरोप आप पर लग रहे हैं, आपको लगता है फर्क पड़ता है और अपनी स्ट्रैटेजी रिवाइज करने की जरूरत है? बहुत कम दिन बचे हैं बाईपोल्स में, बहुत कम दिन। नहीं, हम हमारा हमेशा विकास हमारा प्रमुख मुद्दा रहा है और उसी मुद्दे को लेकर, उत्तर प्रदेश की पिछड़ेपन को लेकर, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर ही हम चुनाव लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। ठीक है, अगर आप इतने अच्छे मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, देखते हैं 11 सीटों पर क्या होता है। वेट एंड वॉच में हम भी हैं। सत्यदेव त्रिपाठी जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सभी सीटों पर हम जीतेंगे निहारिका जी, हम सभी सीटों पर जीतने वाले हैं, आप देखिएगा। सत्यदेव जी, सांप्रदायिकता से अगर इनको परहेज होता, अगर ये सचमुच विकास का मुद्दा मानते, तो इनके स्टार प्रचारक श्री योगी आदित्यनाथ, अजय सिंह बिष्ट साहब, जो कल भाषण कर रहे थे बिजनौर में, उनका भाषण ये था कि जोधा अब बहुत जोधाएं नहीं आएंगी। अच्छा, कहीं न कहीं वो सांप्रदायिकता के लिए इस पूरे चुनाव को खींचकर उस बाउंड्री में लाना चाहते हैं, उस सीमा में लाना चाहते हैं, ताकि लोगों के बीच हिंदू मुसलमान की रेखा खींचे जी। अपनी योद्धाओं की इन्हें परवाह नहीं है कि कितनी योद्धाएं हैं। नहीं, आप मेरी अपनी वाली बात नहीं कर रहे हैं त्रिपाठी जी, मेरी अपनी वाली बात नहीं है, लेकिन मुद्दा यह है कि बीजेपी ने हाल ही में कुछ ऐसी चीजें करी हैं। मैं वाकई कह रही हूँ कि स्ट्रैटेजी रिवाइज करने की जरूरत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है तो आप विकास की बात कीजिए। बीजेपी अननेसेसरली कांग्रेस को, बीएसपी को, एसपी को मौका दे रही है कि उनका सांप्रदायिक टैग दोबारा जो पीछे है उसको आगे लाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों सम्मानित अतिथियों का हमारे साथ शामिल होने के लिए। अधिकार ही नहीं है। तो भारत पूरी दुनिया में लोकतंत्र का सबसे बेहतर और आदर्श उदाहरण है। कह सकते हैं कि अगर अंग्रेज इसे कहते हैं तो इंडिया इज द लार्जेस्ट एंड वेरी ब्यूटीफुल डेमोक्रेसी, इसकी बात करते हैं, इसके मुरीद होते हैं। लेकिन हमारी व्यवस्थाओं की बात कर लें तो आप जैसे जैसे नीचे उतरेंगे, आपको लोकतंत्र तलाशने में पसीने आ जाएंगे। बात चाहे गांव की हो, शहर की हो, उसे संचालित करने की जिम्मेदारी नौकरशाही की है। कहने को महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष जैसे तमाम लोग हैं जिन्हें सीधे जनता चुनती है, असल में लेकिन इनका मतलब ही नहीं है, इनकी कोई सुनता ही नहीं है। आखिर कैसे, देखिए एक रिपोर्ट। शहर की सरकार बेबस और बेजार, प्रोफेशनल अत्याचार की शिकार। उत्तर प्रदेश के दर्जन भर मेयर और नगर निकायों के 500 से ज्यादा प्रमुखों का दर्द यही है कि शहर की सरकार चलाने वालों के पास कोई अधिकार नहीं है। ज्यादातर मेयरों की शिकायत यही है कि उन्हें सिर्फ एक रबर स्टैंप बनाकर रख दिया गया है। नहीं, देखिए, कठपुतली शब्द तो ठीक नहीं है। कठपुतली की बजाय ये कहा जाए शो पीस है तो ज्यादा बेटर होगा। वो ऐसे है कि हम न तो किसी के एक चपरासी का ट्रांसफर कर सकते, न किसी को नियुक्त कर सकते, न किसी से जवाब तलब कर सकते। हर चीज के लिए हमें नगर आयुक्त को लिखना पड़ता है। नगर आयुक्त की ये इच्छा है कि वो हमारे किसी भी आदेश का पालन करे न करे। दरअसल यूपी नगर निगम संशोधन विधेयक 2008 के मुताबिक शहरी क्षेत्र में योजनाओं के लिए नगर आयुक्त को 10 लाख रुपए, महापौर को 15 लाख रुपए, कार्यकारिणी समिति को 20 लाख रुपए तक की स्वीकृति देने के अधिकार दिए गए हैं। लेकिन यूपी के मेयरों का मानना है कि नगर निगम में ज्यादातर काम छोटी राशि के होते हैं, लिहाजा अधिकतर काम नगर आयुक्त के स्तर से ही निपट जाएंगे, उनका रोल खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, मेयरों का दर्द ये भी है कि वो चपरासी तक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। हमारे खास कार्यक्रम सियासत की बात में लखनऊ के मेयर दिनेश शर्मा ने जी मीडिया के एडिटर न्यूज ऑपरेशंस वासिंद्र मिश्र से बातचीत में माना कि यूपी में मेयर बस कठपुतली बनकर रह गए हैं। बीजेपी की सरकार थी
तो जो चुने हुए जनप्रतिनिधि थे स्थानीय सरकारों में, उनको अधिकारों को बढ़ाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। 18 ऐसे अधिकार हैं जिनको तत्काल प्रभाव से 74वें संशोधन के अंतर्गत जो निचली इकाई है, स्थानीय निकाय हैं, जो नगर निकाय हैं, नगर पंचायत हैं, जो महापौर या नगर निगम हैं, उनको वो अधिकार उनको हस्तांतरित हो जाने चाहिए थे। और उत्तर प्रदेश की पिछली सरकार ने एक एफिडेविट दे रखा था कि नवंबर 2011 तक उन अधिकारों को इनको दे दिया जाएगा। भारत सरकार के द्वारा इसी आधार पर उनको तमाम जो केंद्रीय राशि थी वो प्रदान की गई। लेकिन आज की स्थिति ये है कि एक महापौर, जिसको लोग नगर पिता कहते हैं, एक महापौर जिसको लॉर्ड मेयर कहते हैं, मोस्ट ऑनरेबल मेयर बोलते हैं, वो मेयर आज कठपुतली बना के रख दिया गया है। दरअसल यूपी में नगर निकायों का इतिहास देखें तो स्थानीय सरकार की अवधारणा कहीं से पूरी होती नहीं दिखती। अतीत में ऐसे कई मौके आए हैं जब नगर निकायों के हाथ पैर काट दिए गए और इसके लिए जिम्मेदारी किसी एक की नहीं बल्कि सभी सियासी दलों की रही। 1992 में शहरी विकास को लेकर 74वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें नगर निकायों को स्थानीय सरकार का दर्जा दिया गया। इसमें निकायों को कई अधिकार दिए गए, लेकिन 1992 के बाद यूपी में बीएसपी, एसपी, बीजेपी सबकी सरकारें रहीं, लेकिन किसी ने भी इसे यूपी में लागू नहीं किया। आज हालत ये है कि सांसद या विधायक से बड़े इलाके की नुमाइंदगी करने वाले महापौर, जो कि यूपी में सीधे जनता के जरिए चुने जाते हैं, उनके पास कोई अधिकार नहीं है, जबकि जिला पंचायत अध्यक्ष जैसे नुमाइंदे जो कि सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते, उनके पास कहीं ज्यादा अधिकार हैं। यह एक दिलचस्प असमानता है जिसके लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। गाजियाबाद से यादराम और बरेली से दीपक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आइए जरा समझ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो मेयर हैं, जो महापौर हैं, उनके फिलहाल उनके पास अधिकार क्या क्या हैं। तो मेयर के जिम्मे साफ सफाई, सीवर, पानी की व्यवस्था है। मेयर मांग करते हैं कि उन्हें सफाई, ट्रैफिक, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, स्थानीय पुलिस, पानी की व्यवस्था का काम भी मिलना चाहिए। ये कुछ ऐसी मांग है। स्थानीय स्वशासन यानी कि स्थानीय सरकार 1992 में इस अवधारणा के साथ 73वां 74वां संशोधन लागू किया गया था। इसमें 73वें संशोधन में पंचायतों के लिए प्रावधान किए गए, उन्हें ज्यादा शक्ति देने की बात की गई। अब 74वें संशोधन में नगर निकाय को ताकत देने की वकालत की गई। इस संशोधन के जरिए कुल 18 बिंदु तय किए गए। इनमें से एक अम्ब्रेला सिस्टम की बात की गई ताकि नगर निकाय का न केवल अधिकार बढ़े बल्कि जवाबदेही भी सुनिश्चित की जा सके। उत्तर प्रदेश में चूंकि मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, लिहाजा उनकी जवाबदेही, उनकी अकाउंटेबिलिटी से तय होती है। हैरानी की बात यह है कि 92 से अब तक 22 साल गुजर जाने के बाद उत्तर प्रदेश में सिस्टम लागू ही नहीं हो पाया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख दल सत्ता में रहे, बीजेपी हो, बीएसपी हो, समाजवादी पार्टी हो, किसी भी दल ने इसे लागू करने की जहमत नहीं उठाई। इस दौरान सिर्फ मेयर पदनाम बदलकर महापौर कर दिया गया, साथ ही सभासद का पदनाम पार्षद कर दिया गया। बाकी हालात जस की तस रहे। और इस पर बात करने के लिए वाराणसी के मेयर राम गोपाल मोहल्ले साहब हैं। वाराणसी वाइब्रेंट जगह है और सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि खुद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर्म क्षेत्र है। राम गोपाल मोहल्ले जी, कैसे हैं आप? जी बहुत अच्छे हैं। आप कैसी हैं निहारिका जी? राम गोपाल मोहल्ले जी, मैं तो ठीक हूँ। आप कैसी हैं निहारिका जी? मैं ठीक हूँ, लेकिन आप हमारे कैमरे में बोल दे कि आप ठीक हैं, लेकिन असली हकीकत हमें भी पता है कि बीजेपी वाले ही आपके खिलाफ केस दर्ज कर देते हैं क्योंकि बनारस की सड़कें ठीक नहीं है। वहां पर गए, बहुत सारी जिम्मेदारी आप पर है। कहीं के भी मेयर, उत्तर प्रदेश के 13 नगर निगम के मेयर से हमने बात करी, वो कहते हैं कि भाई 74वां संशोधन लागू नहीं होता, पार्षद दूसरी पार्टी का है, हमें सुनता नहीं है, भ्रष्टाचार होता है, हम जाएं तो कहाँ जाएं। मेयर साहब थोड़ा बेबाकी से अपना दर्द जाहिर करेंगे? निश्चित तौर पर 1974वां संविधान संशोधन लागू न होने के कारण दुर्भाग्यपूर्ण तो ही है। सबसे बड़ी बात है कि नगर निगम एक ऐसी संस्था है जो सुबेरे उठते ही साथ नगर निगम की जरूरत पड़ती है। आप जब उठती है तो काड़ू झूड़ा, शहर में कूड़ा है, घर के बाहर कूड़ा है, आप नगर निगम को याद करती है। आपके अगर कोई फंक्शन हुआ नगर निगम को याद करती है। आपके अगर बच्चा पैदा हुआ तो नगर निगम को याद करती है। मृत्यु प्रमाण पत्र हुआ तो नगर निगम। और क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम सब लोग जनता से डायरेक्ट चुन के आते हैं तो जनता भी हमसे डायरेक्ट जुड़ती है और वो अपेक्षा भी रखती है।
लेकिन अधिकारों के मामले में कहीं न कहीं हम शून्य के आधार पे हैं। ठीक है, हम अपने बल पे, अपने कार्यशैली के आधार पे लोगों का काम करा लेते हैं। अब आप सोच लीजिए कि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में ऐसी नगर निगमें हैं कि जहां पे नक्शा भी पास नगर निगम नहीं करता है। आप ये देखिए कि बिहार माने भारत को सिर्फ उत्तर प्रदेश को छोड़कर सब जगह नक्शा जो है नगर निगम पास करता है। उत्तर प्रदेश के नगर निगमों में कोई भी नक्शा जो है नगर निगम नहीं पास करता। आज नियोजित विकास डेवलपमेंट अथॉरिटी करती है और उसका खामियाजा हम भुगतते हैं। अब आवास विकास तमाम सारी चीजों, तो इन्होंने क्या किया, पहले 13 फाइनेंस 13वें वित्त में और स्थापना निधि के चेयरमैन महापौर होते थे। इन्होंने अब जो है पिछले साल बसपा की सरकार आई तो उनका नगर निगम में कोई दखल नहीं था, तो उनको लगा कि चेयरमैन अगर महापौर जो है चेयरमैन होगा तो हमारे काम नहीं हो पाएंगे। उन्होंने कमिश्नर को बना दिया। समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो मायावती के आदेशों को बदलने की जो प्रयास किए गए तो बदला। साहब, ये तो हम बहुत लंबे समय से सुन रहे हैं, लेकिन हल क्या है? मेयर साहब ये बताइए, हल क्या है? क्या आप हमें बताना चाह रहे हैं कि आप अच्छे से तभी काम करेंगे जब विधायक भी बीजेपी का हो, मेयर भी बीजेपी का हो, केंद्र में सरकार भी बीजेपी की हो? ऐसा तो टेक्निकली पॉसिबल अभी तक तो नहीं हुआ है ना। और ये बताइए कि इतने साल हो गए आप लोग को लड़ाई लड़ते लड़ते, आप भी इतनी बार से मेयर टर्म बोलिए। मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अगर मजबूत नहीं होगी, अगर नगर नियोजित नहीं होगा तो आप जो है न गांव का विकास कर पाएंगे और न देश को तरक्की दे पाएंगे जी। आज बनारस नगर निगम है, सबसे इम्पोर्टेंट नगर निगम है। हिंदुस्तान से और पूरे विदेश से प्रतिदिन लोग आते हैं। हाँ। अब जैसे हमारा घाटों ले लीजिए। हाँ। इस घाट पे 80 एजेंसी काम करती, 80 एजेंसी काम करती है। नगर निगम काम करता है, विकास प्राधिकरण काम करता है, और आपके जो है आरईएस, सीएनडीएस, पर्यटन, अब किसी का आपस में तालमेल नहीं है जी। अब वहाँ पे कौन क्या बना रहा है किसी को मालूम। हाँ। जबकि ये सब चीजें नगर निगम से परमिशन लेने के बाद होनी चाहिए थी जी जी। लेकिन क्योंकि जो कागज कमिश्नर के पास आता है, कमिश्नर उसको आदेश कर देता है, नगर महापौर लिखता है, प्रदेश सरकार में जाता है, वो डंप हो जाता है। अभी मैंने अब आप बोलिए 1600 करोड़ की योजना हाँ। इस बनारस नगर में विकास के लिए, सीवर के लिए, कूड़े के सॉलिड वेस्ट के लिए हाँ। और पेयजल के लिए। बिल्कुल, ये सीरियसली आपकी बातों से ही लग रहा है कि आप लोग एक शोपीस बनकर रह गए हैं। लेकिन 74वें संशोधन को लेकर जो लंबे समय से डिबेट हो रहा है वो आखिर है क्या, वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। 74वें संविधान संशोधन को लागू करने में खेल हुआ क्या है? दरअसल इस संविधान संशोधन के तहत सही मायनों में स्थानीय सरकार के सपने को पूरा किया जाएगा और इसके मुताबिक नगर निकाय को वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार मिलेंगे। नगर की योजनाओं का काम सीधे नगर निगम के जिम्मे होगा। शहर का ढांचा कैसा होगा, शहर में विकास योजनाओं के लिए भूमि की व्यवस्था कैसी होगी, शहर की बसाहट की योजना कैसी होगी, ये सब कुछ नगर निगम या नगर पालिका की जिम्मेदारी होगी। जनता से सीधे चुने हुए प्रतिनिधि इसके लिए सीधे तौर पर जवाबदेह भी होंगे। मौजूदा स्थिति में सारा काम राज्य सरकार ने विकास प्राधिकरण दूसरी एजेंसियों को दे दिया है, जिसके चलते नौकरशाही यहाँ पर हावी है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी से चला रही है। इस नौकरशाही पर चुने हुए प्रतिनिधियों का कोई दखल नहीं है, ये अपने हिसाब से काम करते हैं और सरकारी तंत्र के अधीन होते हैं। राज्य सरकार ने बड़ी चालाकी से 74वें संविधान संशोधन को लेकर खेल कर दिया है। उत्तर प्रदेश में जहां महापौर को वित्तीय अधिकार देने के नाम पर उन्हें एक तरीके से नगर आयोग के हाथ का कठपुतली बना दिया गया है। सिर्फ जो पदनाम है वो बदल दिया गया है। ऊपर से अब स्थापना का प्रमुख महापौर को हटाकर अब कमिश्नर को इसे बना दिया गया है। स्थानीय स्वशासन लागू करने में सबसे बड़ा रोड़ा प्रशासनिक अधिकारी बने। ये कभी नहीं चाहते कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों के हाथों में सीधे सीधे नगर निकाय का प्रबंधन चला जाए। इसके पीछे असल खेल उस फंड का है जो मोटी रकम के तौर पर शहरों के विकास के लिए जारी होता है। बिना किसी जवाबदेही के अधिकारी इस फंड का हिसाब अपने इस्तेमाल से करते हैं। चुने हुए प्रतिनिधि मुखदर्शक बने रहने को मजबूर होते हैं।
इसकी वजह से भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं, शहरों का ठीक तरीके से विकास नहीं हो पाता, उल्टे चुनाव में भुगतना जनप्रतिनिधियों को पड़ता है भुगतना, क्योंकि जनता आखिर जवाब तो उन्हीं से मांगती है ना। इस बीच अधिकारी मौज मस्ती करते हैं। तो ये कुछ कहानी है जिसके बारे में मोटे तौर पर हमने इसका खुलासा करा, इसके भीतर की पड़ताल करी, और रामगोपाल मोहले और बाकी उत्तर प्रदेश के जितने मेयर हैं, कहीं के भी मेयर हैं, वो लगातार इसकी बात करते हुए आए हैं, अपना रोना रोते हुए आए हैं, क्योंकि वो दरअसल खुशी नहीं है। एक ऐसा रबर स्टैंप उन्हें बना दिया गया है। इसके बारे में बात होगी, एक ब्रेक का लेकिन वक्त है, जिसके बाद समझेंगे कि आखिर नगर निकाय की असमान व्यवस्था का जिम्मेदार दरअसल है कौन। संगम प्राइम में थोड़ी देर में। प्रायोजक हैं टीटी गारमेंट्स, अच्छे लगे अच्छे दिखें। क्या आप बार बार होने वाली पेट की तकलीफों से परेशान हैं? उनका जड़ से इलाज करें झंडू पंचारिस्ट से। चलिए सुनते हैं उनकी, जिन्होंने इसे आजमाया। अक्सर बाहर वक्त बेवक्त खाने से बार बार अपच, गैस, एसिडिटी होती थी, पर रोज झंडू पंचारिस्ट लेने के बाद अब राहत है। इस उम्र में कमजोर पाचन और गैस आम है, फिर झंडू पंचारिस्ट रोज लेना शुरू किया। अब मेरी पाचन शक्ति स्वस्थ है। आयुर्वेद पर आधारित झंडू पंचारिस्ट पेट की समस्याओं में जड़ से काम करे और पाचन तंत्र को मजबूत बनाए। अपनाइए झंडू पंचारिस्ट। ये थी मेडिफैक्ट्स कंज्यूमर अपडेट। Boss meeting starts in 15 minutes. Power living through the week. Easy relaxing through the weekend. The stunning new Zest with advanced Connect Next technology. Zest up your life. Zest from Tata Motors. भाई पैसे कम है। कितना है? 10 है। 10 बस है। अब तूफानी उठाओ, बस 10 में। आज कुछ तूफानी करते हैं। तेल नहीं सर, नवरत्न तेल, टेंशन का रामबाण इलाज। खोपड़िया में लगाइए, टेंशन फ्री हो जाइए। 9 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों वाला नवरत्न तेल रोज का सर दर्द, थकान और टेंशन हटाए, ठंडा ठंडा कूल कूल बनाए। आप ट्राई कीजिए, टेंशन जाएगा, पेंशन ले लें। अब चाक सफेदी, सुखी हाथ और चमक दमक भी रहे साथ। एरो गैरो नथु खैरो की खत्म हो गई बारी, सब पे भारी घड़ी हमारी। घड़ी डिटर्जेंट केक। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। बहू हींग डाली या खा? तू कौन सी हींग डाले माँ जी? ऐसी हींग जिसमें हो गजब की खुशबू, गजब का स्वाद, जैसे एवरेस्ट का हिंगराज। शुद्ध खुशबूदार एवरेस्ट का हिंगराज। ये हुई ना बात। फैंस को मेरा परफॉर्मेंस पसंद है और मुझे इसका। फैंस मेरे स्टाइल पे फिदा है और मैं इसके। फैंस मेरे साथ वक्त बिताना चाहते हैं, मैं इसके साथ। लोग मेरे फैन हैं और मैं फैन हूँ इंटेक्स एक्वा स्टाइल की। इंटेक्स। तुम सब इस थम्स अप की बोतल की तरह ही कहो, तुम्हारे अंदर भी दम है, तुम में भी तूफान है, बस ढक्कन हटाने से कतरा रहे हो। एक बार ढक्कन हटा के तो देखो, तूफान को होठों से लगा के तो देखो, दिल से एक ही आवाज निकलेगी, आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। हम मेयर के अधिकारों की बात करें जो लंबे समय से 74वें संशोधन के लिए डिबेट कर रहे हैं और हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि भाई हमें जनता ने मेयर चुना है, हमें पावर्स दो, हमें काम करना है, हमें प्रतिबद्धता है, लेकिन उसके बाद कोई उनका सुनने को तैयार नहीं। इतना लंबा समय हो गया है, उसके बावजूद भी शहर के सरताज हैं। मेयर के अधिकारों में कटौती को लेकर कानपुर, मुरादाबाद, मेरठ के मेयर का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। तो हमारे पास संविदा के मिलाकर के करीब 4700 हैं। क्षेत्र बड़ा हो गया है, हम उनकी नियुक्ति नहीं कर सकते। आवश्यकता के अनुरूप फिर हम अपने संसाधनों से आउटसोर्सिंग से 5-5 लिए, कभी किसी वार्ड में दे दिए, तो वो निराकरण नहीं है, स्थायी समस्या नहीं है। अधिकारी वर्ग जितना भी है वो प्रदेश सरकार की तरफ देखता रहता है और वहाँ के लोगों से ज्यादा गाइड हो जाता है, बजाय इन लोगों के जो पार्षद और महापौर निर्वाचित होके आए हैं। ये एक विसंगति है, ये तभी दूर होगी जब आपस में सामंजस्य बैठेगा। जनप्रतिनिधियों का ये डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ, पीडब्ल्यूडी के साथ, डूडा डिपार्टमेंट के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसलिए उन्होंने इन सभी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी यहाँ के माननीय कमिश्नर साहब को दे दी। ये जो जनता के अधिकार है
उनका बिल्कुल हनन हो रहा है और उसका भी अध्यक्ष इन्होंने स्थापना निधि का अध्यक्ष भी इन्होंने माननीय कमिश्नर साहब को बनाया है ताकि सरकार अपनी मनमानी करती रहे, ये इनका मकसद है। जो भी अधिकार है वो सिटी कमिश्नर और कमिश्नर के पास होते हैं, जिससे पूरे सारे काम प्रभावित होते हैं। अभी भी हमें एक लिस्ट लगानी थी तो उसके लिए भी 2 महीने से कुछ भी कारण रहा है, लेकिन हमें टाइम नहीं मिल पाया। हमने टाइम बार समय पर टाइम मांगा, लेकिन हमें टाइम नहीं मिला उसके लिए। अगर जनता के बीच में से चुनकर आते हैं तो हमारे ऊपर ये अधिकार, हमारे पास ये अधिकार होने चाहिए, मैं ऐसा समझती हूँ। तो ये तो मेयर की कहानी थी, मेयर की जुबानी थी। हमारे साथ राम गोपाल मोहल्ले से आप जुड़े हैं, वाराणसी के मेयर है राम गोपाल मोहल्ले जी। हम भी उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी आप लोग के अच्छे दिन आए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस विशेष पेशकश में शामिल होने के लिए। और अब खबर आपके काम की। एक नई रिसर्च के मुताबिक फेसबुक जहां आपको संपर्क अपने नियर डियर वन से संपर्क बनाने में, उनसे टच रहने में आपको मदद करता है, वहीं आपके मूड स्विंग्स और अगर आप अनसेटिस्फाइड है, असंतुष्ट है तो इसका कारण है। 3 चरण में की गई स्टडी में यूजर्स का कहना है कि वो फेसबुक लॉग आउट करने के बाद अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, भारी दुनिया से डिटैच, कटा हुआ महसूस करते हैं। दूसरी खबर ये कि भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी मैथमेटिशियन दया रेड्डी अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद के नए अध्यक्ष बना दिए गए हैं। आपको बता दें कि ICSU एक गैर सरकारी संगठन है जो विज्ञान के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए दुनिया की समस्याओं को लेकर वैज्ञानिक नजरिए की मांग को लेकर नेतृत्व प्रदान करने की स्थिति में इसके साथ आ चुकी है। और इसी के साथ संगम प्राइम में आज के लिए बस इतना ही। आज का कार्यक्रम आपको हमारा कैसा लगा आप जरूर हमें ट्वीट करिए @संगम पर, #संगम प्राइम पर। टिल देन बाय। लीजिए, कुंडली 100% मैच करती है जी। 1 कप मोहिनी तो बनती है। मोहिनी पियो खुल के जियो। इस खूबसूरती में कुछ तो कमी है। आपके घर की खूबसूरती को 4 चांद लगाए इंडिगो मेटालिक पेंट। मसूरी, पहाड़ों की रानी, प्रकृति के अनुपम सौंदर्य को समेटे हुए, त्रासदी के दौर से गुजरकर अतिथियों के सम्मान और सुरक्षा में हमेशा तत्पर, यहाँ की झीलें अपने मनोरम दृश्यों से सैलानियों का स्वागत करती नजर आती हैं। मॉल रोड पर सजे बाजार, खूबसूरत होटल और यहाँ के व्यू पॉइंट्स आपके सपनों को साकार करते नजर आएंगे। गन हिल से जोड़ता रोपवे रोमांचक एहसास दिलाता है और ले चलता है मौज मस्ती की दुनिया में। साथ है एक ऐसा बाग जहाँ आप खो जाएंगे एक निराले संसार में। अगर आप नजारा करना चाहते हैं वाटरफॉल्स का तो दिल थाम कर बैठिए। प्रकृति की गोद में निरंतर अटखेली करती पानी की ये धाराएं आपके मन मस्तिष्क पर एक ऐसी छाप छोड़ जाएंगे जिन्हें आप ताउम्र भुला न पाएंगे। आपकी सुरक्षा, सुविधा और सम्मान का हमें पूरा ख्याल रहेगा। मैं विवेक ओबरॉय आपको आपके परिवार सहित आमंत्रित करता हूँ। आइए मसूरी और इसे खुद अनुभव कीजिए। हमारे टूरिस्ट स्थल 2013 में भी सुरक्षित थे, आज भी सुरक्षित है। हम सब आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सुविधा के लिए, आपकी मंगलमय यात्रा के लिए हमेशा प्रयासरत है। आइए मसूरी और उत्तराखंड के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लीजिए। सिर्फ एवरेस्ट सांभर मसाला में है पूरे 14 शुद्ध मसालों का सही मिश्रण। फंटास्टिक सांभर, टेस्ट में बेस्ट अम्मा। और एवरेस्ट। घर से निकल पड़े तो ये पहिए कितना कुछ दिखाते हैं, जैसे ट्रिप चाहे कितनी ही छोटी हो, कर्नल साहब का स्टॉक हमेशा साथ चलता है। और मदुराई का रास्ता बताता है कि साडा गुरप्रीत तमिल भी बोल लेता है। तो राहों की उंगली थामो और निकल पड़ो, क्योंकि जितना दूर जाओगे अपनों के उतना करीब आओगे। जेके टायर, टोटल कंट्रोल।
हेडलाइंस के प्रायोजक हैं TMU प्रिपेयरिंग प्रोफेशनल्स फॉर न्यू इंडिया और विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दाम। मैनपुरी में एसपी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने प्रधानमंत्री की विदेश नीति पर उठाए सवाल, कहा झूठ बोलने में माहिर है बीजेपी और मोदी, चुनावी वादों को पूरा करने की दी नसीहत। यूपी में एक के बाद एक सामने आ रहे हैं लव जिहाद के मामले। अम्बेडकर नगर में 21 साल की युवती का जबरन धर्म परिवर्तन और निकाह। बरेली में भी सामने आया अपहरण के बाद धर्म बदलने का मामला। ललितपुर में गायब नवजात व्यापारी दंपति के पास बरामद, डीएनए जांच से खुलासा। 6 महीने पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से गायब हुआ था बच्चा, मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं। यूपी उपचुनाव में जीत के लिए उम्मीदवार अपना रहे हैं तरह तरह के दांव पेच। बहराइच के मेहपुरवा में साड़ियां और पैंट शर्ट बरामद। बीजेपी मंडल अध्यक्ष के स्कूल में रखे गए थे कपड़े। यूपी में कम बारिश वाले जिले होंगे सूखाग्रस्त घोषित। मुख्य सचिव आलोक रंजन का बयान, सूखाग्रस्त जिलों में मार्च 2015 तक नहीं होगी राजस्व वसूली। मुजफ्फरनगर में बहू के साथ रेप मामले में दारुल उलूम वक्फ देवबंद के मुफ्ती का बयान, महिला अपने पति के लिए हराम, महिला की बेहतरी के लिए उसे पति दे तलाक। देश भर में विसर्जित किए जा रहे गणपति। मुंबई में आतंकी हमले के मद्देनजर अलर्ट, 50,000 जवानों के कंधों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी। नमस्कार, अपडेट एट 9 में आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। जम्मू कश्मीर में 60 साल के सबसे भयानक सैलाब से जंग जारी है। 24 घंटे में फिर बारिश की चेतावनी है। वैष्णो देवी यात्रा पुराने रूट से शुरू हो चुकी है। बहरहाल इस वक्त सीधे रुख कर लेते हैं बड़ी खबर का। इस वक्त एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास 7 RCR पर गंगा पर चल रही हाई लेवल मीटिंग खत्म हो गई है। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी, वेंकैया नायडू, उमा भारती मौजूद थे। बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। गंगा पर हाई लेवल मीटिंग खत्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक चल रही थी, गंगा को लेकर यह बैठक चल रही थी और हाई लेवल मीटिंग थी। इस मीटिंग में कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी, वेंकैया नायडू, उमा भारती मौजूद थे। तो ये बैठक इस वक्त खत्म हो चुकी है, जो जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। गंगा को लेकर हाई लेवल मीटिंग रखी गई थी 7 RCR पर, जो अब खत्म हो चुकी है। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी, वेंकैया नायडू और उमा भारती भी मौजूद थे। ब्रह्म प्रकाश दुबे जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ हैं। ब्रह्म, ये बताइए मीटिंग खत्म होने के बाद क्या कुछ मुख्य बातें निकलकर सामने आई हैं? बिल्कुल श्वेता, देखिए लगभग 2.25 घंटे तक ये बैठक चली, हाई लेवल बैठक, जिसमें तमाम जो बड़े मंत्री हैं वो शामिल थे, जिनकी कंसर्न मिनिस्ट्रीज इस गंगा सफाई अभियान में शामिल है। तकरीबन 2.25 घंटे की बैठक के बाद जो सूत्रों से जानकारी मिली है, उसमें प्रधानमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन दिया गया कि आखिर गंगा की सफाई को लेकर जो कंसर्न मिनिस्ट्री है और गंगा को लेकर जो मंत्रालय बनाया गया है वो क्या कर रहा है, पूरा ब्यौरा तैयार किया गया। इसमें जो गंगा मंत्रालय की इंचार्ज हैं उमा भारती मौजूद थी इस बैठक में। नितिन गडकरी जो
सड़क परिवहन मंत्री हैं वो मौजूद थे। इसके अलावा वेंकैया नायडू शहरी विकास मंत्री वो मौजूद थे और तमाम जो दूसरे मंत्री हैं वो भी मौजूद थे। इस बैठक में यही दिखाया गया कि आखिर बीते 3 महीनों में गंगा की सफाई को लेकर जो कंसर्न मिनिस्ट्री है उन्होंने अभी तक क्या क्या कदम उठाए हैं और आगे किस तरह गंगा की सफाई अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा, ये सारा ब्यौरा प्रधानमंत्री के सामने पेश किया गया है इस बैठक में। ये बताइए, ये तमाम प्रेजेंटेशन दी गई है कि गंगा को लेकर किस तरह से काम किया जा रहा है मंत्रालयों की तरफ से, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से कोई निर्देश इन लोगों को दिया गया है कि जो प्रेजेंटेशन देखने के बाद कुछ अगर खास तौर पर निर्देश दिए गए जिन बातों को ध्यान रखने के लिए कहा गया हो? देखिए, प्रधानमंत्री गंगा की सफाई को लेकर गंभीर है और ये शुरुआत से नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले ही कहते रहे हैं। इस बैठक में जो कंसर्न मिनिस्ट्री थी, जो उनके मंत्री थे, उनको बुलाया गया था। इसीलिए बुलाया गया था कि प्रधानमंत्री आगे इस गंगा की सफाई को लेकर क्या कदम उठाना है, क्या नए डिसीजन होने हैं, उनको लेकर फैसला कर सके। लिहाजा जो सारी मिनिस्ट्रीज थी, आज प्रेजेंटेशन हुआ है। आगे कुछ दिनों बाद पता चलेगा कि आखिर गंगा को लेकर सरकार और क्या क्या कदम उठा रही है। जी, पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हाई लेवल मीटिंग खत्म हो चुकी है। इसमें अलग अलग मंत्रालयों की तरफ से प्रेजेंटेशन दिया गया कि गंगा सफाई को लेकर वो क्या कुछ कर रहे हैं, 3 महीने में उन्होंने क्या कुछ कोशिशें की हैं और इसी के मद्देनजर ये मीटिंग भी रखी गई थी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के मेकओवर की तैयारियां कर ली गई है और इसके लिए बकायदा ब्लूप्रिंट भी तैयार किया गया है। जी मीडिया को मिली जानकारी के मुताबिक वाराणसी में फिल्म सिटी, बोटानिकल गार्डन बनाने की तैयारी है। गंगा किनारे 100 घाटों को चमकाया जाएगा। ट्रैफिक की दिक्कत दूर करने के लिए वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जाएगा और इसके तहत बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम पर भी जोर दिया जाएगा। वहीं बुनकरों की हालत सुधारने के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाए जाएंगे। इसके अलावा ई लर्निंग वाले क्लास, वर्ल्ड क्लास स्कूल और सॉलिड वेस्ट। तो भारत पूरी दुनिया में लोकतंत्र का सबसे बेहतर और आदर्श उदाहरण है। कह सकते हैं कि अगर अंग्रेज इसे कहते हैं तो इंडिया इज द लार्जेस्ट एंड वेरी ब्यूटीफुल डेमोक्रेसी, इसकी बात करते हैं, इसके मुरीद होते हैं। लेकिन हमारी व्यवस्थाओं की बात कर लें तो आप जैसे जैसे नीचे उतरेंगे आपको लोकतंत्र तलाशने में पसीने आ जाएंगे। बात चाहे गांव की हो, शहर की हो, उसे संचालित करने की जिम्मेदारी नौकरशाही की है। कहने को महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष जैसे तमाम लोग हैं जिन्हें सीधे जनता चुनती है, असल में लेकिन इनका मतलब ही नहीं है, इनकी कोई सुनता ही नहीं है। आखिर कैसे, देखिए एक रिपोर्ट। शहर की सरकार बेबस और बेजार, प्रोफेशनल अत्याचार की शिकार। उत्तर प्रदेश के दर्जन भर मेयर और नगर निकायों के 500 से ज्यादा प्रमुखों का दर्द यही है कि शहर की सरकार चलाने वालों के पास कोई अधिकार नहीं है। ज्यादातर मेयरों की शिकायत यही है कि उन्हें सिर्फ एक रबर स्टैंप बनाकर रख दिया गया है। नहीं, देखिए, कठपुतली शब्द तो ठीक नहीं है। कठपुतली के बजाय ये कहा जाए शो पीस है तो ज्यादा बेटर होगा। वो ऐसे है कि हम न तो किसी के एक चपरासी का ट्रांसफर कर सकते, न किसी को नियुक्त कर सकते, न किसी से जवाब तलब कर सकते। हर चीज के लिए हमें नगर आयुक्त को लिखना पड़ता है। नगर आयुक्त की ये इच्छा है कि वो हमारे किसी भी आदेश का पालन करें न करें। दरअसल यूपी नगर निगम संशोधन विधेयक 2008 के मुताबिक शहरी क्षेत्र में योजनाओं के लिए नगर आयुक्त को 10 लाख रुपए, महापौर को 15 लाख रुपए, कार्यकारिणी समिति को 20 लाख रुपए तक की स्वीकृति देने के अधिकार दिए गए हैं। लेकिन यूपी के मेयरों का मानना है कि नगर निगम में ज्यादातर काम छोटी राशि के होते हैं, लिहाजा अधिकतर काम नगर आयुक्त के स्तर से ही निपट जाएंगे, उनका रोल खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, मेयरों का दर्द ये भी है कि वो एक चपरासी तक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। हमारे खास कार्यक्रम सियासत की बात में लखनऊ के मेयर दिनेश शर्मा ने जी मीडिया के एडिटर न्यूज ऑपरेशंस वासिंद्र मिश्र से बातचीत में माना कि यूपी में मेयर बस कठपुतली बनकर रह गए हैं। बीजेपी की सरकार थी तो जो चुने हुए जनप्रतिनिधि थे स्थानीय सरकारों में, उनको अधिकारों को बढ़ाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। 18 ऐसे अधिकार हैं जिनको तत्काल प्रभाव से 74वें संशोधन के अंतर्गत जो निचली इकाई है, स्थानीय निकाय हैं, जो नगर निकाय हैं, नगर पंचायत हैं, जो महापौर या नगर निगम हैं, उनको वो अधिकार
उनको हस्तांतरित हो जाने चाहिए थे। और उत्तर प्रदेश की पिछली सरकार ने एक एफिडेविट दे रखा था कि नवंबर 2011 तक उन अधिकारों को इनको दे दिया जाएगा। भारत सरकार के द्वारा इसी आधार पर उनको तमाम जो केंद्रीय राशि थी वो प्रदान की गई। लेकिन आज की स्थिति ये है कि एक महापौर, जिसको लोग नगर पिता कहते हैं, एक महापौर जिसको लॉर्ड मेयर कहते हैं, मोस्ट ऑनरेबल मेयर बोलते हैं, वो मेयर आज कठपुतली बना के रख दिया गया है। दरअसल यूपी में नगर निकायों का इतिहास देखें तो स्थानीय सरकार की अवधारणा कहीं से पूरी होती नहीं दिखती। अतीत में ऐसे कई मौके आए हैं जब नगर निकायों के हाथ पैर काट दिए गए और इसके लिए जिम्मेदारी किसी एक की नहीं बल्कि सभी सियासी दलों की रही। 1992 में शहरी विकास को लेकर 74वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें नगर निकायों को स्थानीय सरकार का दर्जा दिया गया। इसमें निकायों को कई अधिकार दिए गए, लेकिन 1992 के बाद यूपी में बीएसपी, एसपी, बीजेपी सबकी सरकारें रहीं, लेकिन किसी ने भी इसे यूपी में लागू नहीं किया। आज हालत ये है कि सांसद या विधायक से बड़े इलाके की नुमाइंदगी करने वाले महापौर, जो कि यूपी में सीधे जनता के जरिए चुने जाते हैं, उनके पास कोई अधिकार नहीं है, जबकि जिला पंचायत अध्यक्ष जैसे नुमाइंदे, जो कि सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते, उनके पास कहीं ज्यादा अधिकार हैं। यह एक दिलचस्प असमानता है जिसके लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। गाजियाबाद से यादराम और बरेली से दीपक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आइए जरा समझ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो मेयर हैं, जो महापौर हैं, उनके फिलहाल उनके पास अधिकार क्या क्या हैं। तो मेयर के जिम्मे साफ सफाई, सीवर, पानी की व्यवस्था है। मेयर मांग करते हैं कि उन्हें सफाई, ट्रैफिक, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, स्थानीय पुलिस, पानी की व्यवस्था का काम भी मिलना चाहिए। ये कुछ ऐसी मांग है। स्थानीय स्वशासन यानी कि स्थानीय सरकार 1992 में इस अवधारणा के साथ 73वां संशोधन लागू किया गया था। इसमें 73वें संशोधन में पंचायतों के लिए प्रावधान किए गए, उन्हें ज्यादा शक्ति देने की बात की गई। अब 74वें संशोधन में नगर निकाय को ताकत देने की वकालत की गई। इस संशोधन के जरिए कुल 18 बिंदु तय किए गए। इनमें से एक अम्ब्रेला सिस्टम की बात की गई ताकि नगर निकाय का न केवल अधिकार बढ़े बल्कि जवाबदेही भी सुनिश्चित की जा सके। उत्तर प्रदेश में चूंकि मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, लिहाजा उनकी जवाबदेही, उनकी अकाउंटेबिलिटी से तय होती है। हैरानी की बात यह है कि 92 से अब तक 22 साल गुजर जाने के बाद उत्तर प्रदेश में सिस्टम लागू ही नहीं हो पाया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख दल सत्ता में रहे, बीजेपी हो, बीएसपी हो, समाजवादी पार्टी हो, किसी भी दल ने इसे लागू करने की जहमत नहीं उठाई। इस दौरान सिर्फ मेयर पदनाम बदलकर महापौर कर दिया गया, साथ ही सभासद का पदनाम पार्षद कर दिया गया। बाकी हालात जस की तस रहे। और इस पर बात करने के लिए वाराणसी के मेयर राम गोपाल मोहल्ले साहब हैं। वाराणसी वाइब्रेंट जगह है और सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि खुद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर्म क्षेत्र है। राम गोपाल मोहल्ले जी, कैसे हैं आप? जी बहुत अच्छे हैं। आप कैसी हैं निहारिका जी? राम गोपाल मोहल्ले जी, मैं तो ठीक हूँ। आप कैसी हैं निहारिका जी? मैं ठीक हूँ, लेकिन आप हमारे कैमरे में बोल दे कि आप ठीक हैं, लेकिन असली हकीकत हमें भी पता है कि बीजेपी वाले ही आपके खिलाफ केस दर्ज कर देते हैं क्योंकि बनारस की सड़कें ठीक नहीं है। वहां पर गए, बहुत सारी जिम्मेदारी आप पर है। कहीं के भी मेयर, उत्तर प्रदेश के 13 नगर निगम के मेयर से हमने बात करी, वो कहते हैं कि भाई 74वां संशोधन लागू नहीं होता, पार्षद दूसरी पार्टी का है, हमें सुनता नहीं है, भ्रष्टाचार होता है, हम जाएं तो कहां जाएं। मेयर साहब थोड़ा बेबाकी से अपना दर्द जाहिर करेंगे। निश्चित तौर पर 1974वां संविधान संशोधन लागू न होने के कारण दुर्भाग्यपूर्ण तो ही है। सबसे बड़ी बात है कि नगर निगम एक ऐसी संस्था है जो सुबेरे उठते ही साथ नगर निगम की जरूरत पड़ती है। आप जब उठती है तो काड़ू झूड़ा, शहर में कूड़ा है, घर के बाहर कूड़ा है, आप नगर निगम को याद करती है। आपके अगर कोई फंक्शन हुआ नगर निगम को याद करती है। आपके अगर बच्चा पैदा हुआ तो नगर निगम को याद करती है। मृत्यु प्रमाण पत्र हुआ तो नगर निगम। और क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम सब लोग जनता से डायरेक्ट चुन के आते हैं तो जनता भी हमसे डायरेक्ट जुड़ती है और वो अपेक्षा भी रखती है। लेकिन अधिकारों के मामले में कहीं न कहीं हम शून्य के आधार पे हैं। ठीक है, हम अपने बल पे, अपने कार्यशैली के आधार पे लोगों का काम करा लेते हैं। अब आप सोच लीजिए कि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में ऐसी नगर निगमें हैं कि जहां पे नक्शा भी पास नगर निगम नहीं करता है। आप ये देखिए कि बिहार माने भारत को
भारत को, उत्तर प्रदेश को छोड़कर सब जगह नक्शा जो है नगर निगम पास करता है। उत्तर प्रदेश के नगर निगमों में कोई भी नक्शा जो है नगर निगम नहीं पास करता। आज नियोजित विकास डेवलपमेंट अथॉरिटी करती है और उसका खामियाजा हम भुगतते हैं। अब आवास विकास तमाम सारी चीजों, तो इन्होंने क्या किया, पहले 13 फाइनेंस 13वें वित्त में और स्थापना निधि के चेयरमैन महापौर होते थे। इन्होंने अब जो है पिछले साल बसपा की सरकार आई तो उनका नगर निगम में कोई दखल नहीं था, तो उनको लगा कि चेयरमैन अगर महापौर जो है चेयरमैन होगा तो हमारे काम नहीं हो पाएंगे। उन्होंने कमिश्नर को बना दिया। समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो मायावती के आदेशों को बदलने की जो प्रयास किए गए तो बदला। साहब ये तो हम बहुत लंबे समय से सुन रहे हैं, लेकिन हल क्या है? मेयर साहब ये बताइए हल क्या है? क्या आप हमें बताना चाह रहे हैं कि आप अच्छे से तभी काम करेंगे जब विधायक भी बीजेपी का हो, मेयर भी बीजेपी का हो, केंद्र में सरकार भी बीजेपी की हो? ऐसा तो टेक्निकली पॉसिबल अभी तक तो नहीं हुआ है ना। और ये बताइए कि इतने साल हो गए आप लोग को लड़ाई लड़ते लड़ते, आप भी इतनी बार से मेयर टर्म, बोलिए। मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अगर मजबूत नहीं होगी, अगर नगर नियोजित नहीं होगा तो आप जो है न गांव का विकास कर पाएंगे और न देश को तरक्की दे पाएंगे। जी। आज बनारस नगर निगम है सबसे इम्पोर्टेंट नगर निगम है। हिंदुस्तान से और पूरे विदेश से प्रतिदिन लोग आते हैं। हाँ। अब जैसे हमारा घाटों ले लीजिए। हाँ। इस घाट पे 80 एजेंसी काम करती, 80 एजेंसी काम करती है। नगर निगम काम करता है, विकास प्राधिकरण काम करता है और आपके जो है आरईएस, सीएनडीएस, पर्यटन, अब किसी का आपस में तालमेल नहीं है जी। अब वहाँ पे कौन क्या बना रहा है किसी को मालूम। हाँ। जबकि ये सब चीजें नगर निगम से परमिशन लेने के बाद होनी चाहिए थी। जी जी। लेकिन क्योंकि जो कागज कमिश्नर के पास आता है, कमिश्नर उसको आदेश कर देता है, नगर महापौर लिखता है, प्रदेश सरकार में जाता है, वो डंप हो जाता है। अभी मैंने अब आप बोलिए 1600 करोड़ की योजना। हाँ। इस बनारस नगर में विकास के लिए, सीवर के लिए, कूड़े के सॉलिड वेस्ट के लिए और पेयजल के लिए। बिल्कुल। ये सीरियसली आपकी बातों से ही लग रहा है कि आप लोग एक शोपीस बनकर रह गए हैं। लेकिन 74वें संशोधन को लेकर जो लंबे समय से डिबेट हो रहा है वो आखिर है क्या, वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। 74वें संविधान संशोधन को लागू करने में खेल हुआ क्या है? दरअसल इस संविधान संशोधन के तहत सही मायनों में स्थानीय सरकार के सपने को पूरा किया जाएगा और इसके मुताबिक नगर निकाय को वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार मिलेंगे। नगर की योजनाओं का काम सीधे नगर निगम के जिम्मे होगा। शहर का ढांचा कैसा होगा, शहर में विकास योजनाओं के लिए भूमि की व्यवस्था कैसी होगी, शहर की बसाहट की योजना कैसी होगी, ये सब कुछ नगर निगम या नगर पालिका की जिम्मेदारी होगी। जनता से सीधे चुने हुए प्रतिनिधि इसके लिए सीधे तौर पर जवाबदेह भी होंगे। मौजूदा स्थिति में सारा काम राज्य सरकार ने विकास प्राधिकरण दूसरी एजेंसियों को दे दिया है, जिसके चलते नौकरशाही यहाँ पर हावी है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी से चला रही है। इस नौकरशाही पर चुने हुए प्रतिनिधियों का कोई दखल नहीं है, ये अपने हिसाब से काम करते हैं और सरकारी तंत्र के अधीन होते हैं। राज्य सरकारों ने बड़ी चालाकी से 74वें संविधान संशोधन को लेकर खेल कर दिया है। उत्तर प्रदेश में जहां महापौर को वित्तीय अधिकार देने के नाम पर उन्हें एक तरीके से नगर आयोग के हाथ का कठपुतली बना दिया गया है। सिर्फ जो पदनाम है वो बदल दिया गया है। ऊपर से अवस्थापना का प्रमुख महापौर को हटाकर अब कमिश्नर को इसे बना दिया गया है। स्थानीय स्वशासन लागू करने में सबसे बड़ा रोड़ा प्रशासनिक अधिकारी बने। ये कभी नहीं चाहते कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों के हाथों में सीधे सीधे नगर निकाय का प्रबंधन चला जाए। इसके पीछे असल खेल उस फंड का है जो मोटी रकम के तौर पर शहरों के विकास के लिए जारी होता है। बिना किसी जवाबदेही के अधिकारी इस फंड का हिसाब अपने इस्तेमाल से करते हैं। चुने हुए प्रतिनिधि मुखदर्शक बने रहने को मजबूर होते हैं। इसकी वजह से भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं, शहरों का ठीक तरीके से विकास नहीं हो पाता, उल्टे चुनाव में भुगतना जनप्रतिनिधियों को पड़ता है भुगतना, क्योंकि जनता आखिर जवाब तो उन्हीं से मांगती है ना। इस बीच अधिकारी मौज मस्ती करते हैं। हम मेयर के अधिकारों की बात करें जो लंबे समय से 74वें संशोधन के लिए डिबेट कर रहे और हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि भाई हमें जनता ने मेयर चुना है, हमें पावर्स दो, हमें काम करना है, हमें प्रतिबद्धता है।
लेकिन उसके बाद कोई उनका सुनने को तैयार नहीं। इतना लंबा समय हो गया है, उसके बावजूद भी शहर के सरताज है। मेयर के अधिकारों में कटौती को लेकर कानपुर, मुरादाबाद, मेरठ के मेयर का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। तो हमारे पास संविदा के मिलाकर के करीब 4700 हैं। क्षेत्र बड़ा हो गया है, हम उनकी नियुक्ति नहीं कर सकते। आवश्यकता के अनुरूप फिर हम अपने संसाधनों से आउटसोर्सिंग से 5-5 लिए, कभी किसी वार्ड में दे दिए, तो वो निराकरण नहीं है, स्थायी समस्या नहीं है। अधिकारी वर्ग जितना भी है वो प्रदेश सरकार की तरफ देखता रहता है और वहाँ के लोगों से ज्यादा गाइड हो जाता है, बजाय इन लोगों के जो पार्षद और महापौर निर्वाचित होके आए हैं। ये एक विसंगति है, ये तभी दूर होगी जब आपस में सामंजस्य बैठेगा। जनप्रतिनिधियों का ये डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ, पीडब्ल्यूडी के साथ, डूडा डिपार्टमेंट के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसलिए उन्होंने इन सभी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी यहाँ के माननीय कमिश्नर साहब को दे दी। ये जो जनता के अधिकार हैं उनका बिल्कुल हनन हो रहा है और उसका भी अध्यक्ष इन्होंने, स्थापना निधि का अध्यक्ष भी इन्होंने माननीय कमिश्नर साहब को बनाया है ताकि सरकार अपनी मनमानी करती रहे, ये इनका मकसद है। जो भी अधिकार है वो सिटी कमिश्नर और कमिश्नर के पास होते हैं, जिससे पूरे सारे काम प्रभावित होते हैं। अभी भी हमें एक लिस्ट लगानी थी, तो उसके लिए भी 2 महीने से कुछ भी कारण रहा है, लेकिन हमें टाइम नहीं मिल पाया। हमने टाइम बार समय पे टाइम मांगा, लेकिन हमें टाइम नहीं मिला उसके लिए। अगर जनता के बीच में से चुनकर आते हैं तो हमारे ऊपर ये अधिकार, हमारे पास ये अधिकार होने चाहिए, मैं ऐसा समझती हूँ। तो ये तो मेयर की कहानी थी, मेयर की जुबानी थी। हमारे साथ राम गोपाल मोहल्ले से आप जुड़े हैं, वाराणसी के मेयर है राम गोपाल मोहल्ले जी। हम भी उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी आप लोग के अच्छे दिन आए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस विशेष पेशकश में शामिल होने के लिए। और अब खबर आपके काम की। एक नई रिसर्च के मुताबिक फेसबुक जहां आपको संपर्क, अपने नियर डियर वन से संपर्क बनाने में, उनसे टच रहने में आपको मदद करता है, वहीं आपके मूड स्विंग्स और अगर आप अनसैटिस्फाइड है, असंतुष्ट है, तो इसका कारण है। 3 चरण में की गई स्टडी में यूजर्स का कहना है कि वो फेसबुक लॉग आउट करने के बाद अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, भारी दुनिया से डिटैच, कटा हुआ महसूस करते हैं। दूसरी खबर ये कि भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी मैथमेटिशियन दया रेड्डी अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद के नए अध्यक्ष बना दिए गए हैं। आपको बता दें कि ICSU एक गैर सरकारी संगठन है जो विज्ञान के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए दुनिया की समस्याओं को लेकर वैज्ञानिक नजरिए की मांग को लेकर नेतृत्व प्रदान करने की स्थिति में इसके साथ आ चुकी है। और इसी के साथ संगम प्राइम में आज के लिए बस इतना ही। आज का कार्यक्रम आपको हमारा कैसा लगा, आप जरूर हमें ट्वीट करिए @संगम पर, #संगम प्राइम पर। टिल देन, बाय।